वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज भी हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो उनमें से दो तरह के सवालों के बारे में हम लोगों ने अभी तक बात की है। पहला, जब ड्रॉवर बिल को होल्ड करता है टिल ड्यू डेट तक, जो टर्म ऑफ द बिल है तब तक। दूसरा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम लोगों ने किया है, जब बैंक से ड्रॉवर बिल को डिस्काउंट कर लेता है, बिल को ड्यू डेट तक अपने पास होल्ड नहीं करता है। एक तीसरे तरह का सवाल है इंडोर्समेंट ऑफ बिल। जब जो ड्रॉवर होता है वो बिल को किसी दूसरे व्यक्ति को, जो उसका क्रेडिटर होता है, उसको इंडोर्स कर देता है, दे देता है पेमेंट के बदले में, जो उसको अपने क्रेडिटर को देना है। वैसी स्थिति में क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। समझने के पहले हम लोग ये क्वेश्चन देख लें। वाई वॉज इंडेप्टेड टू एक्स ₹4,000 on 1st January 2020 and sent his acceptance of a bill drawn by X payable 3 months after date. X endorsed it on 4th February 2020 to his creditor Z, and due date the bill was duly met. Journalize the transaction in the books of X, Y and Z. तीनों के बुक में एंट्री करनी है। तीनों के बुक में मतलब एक ड्रॉवर के बुक में, एक ड्रॉवी के बुक में और एक इंडोर्सी के बुक में। ठीक है। अब ये होता क्या है इंडोर्समेंट ऑफ बिल, ये हम लोग पहले समझ लेते हैं। सपोज ये एक व्यक्ति है, ये है, ये एक बिल लिखता है 1120 को बी पर। बी भी एक व्यक्ति है। अब ये बिल 3 मंथ्स का है। ये बिल कितने दिनों का है? मान लीजिए 3 मंथ्स का है। ₹10,000 का है। ठीक है। अब ए का एक क्रेडिटर है सी को ए को पैसा देना है। अगर 1 महीने 4 दिन रिटेन करने के बाद, दैट इज 4/2/20 को, अगर ये बिल जो वो ड्रॉ किया हुआ है, बी ने एक्सेप्ट किया है, सी को दे देता है। क्यों सी को देता है? इसलिए कि 10,000 का मान लीजिए कि ए को पेमेंट करना है सी को, और सी बिल लेने के लिए एक्सेप्ट हो जाता है, तो ये यहाँ इसको इंडोर्स कर देता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग इंडोर्समेंट ऑफ बिल कहते हैं। अब क्या होगा, इसके बाद बिल रिसीवेबल ए के पास तो नहीं रह जाएगा, तब सी के पास हो जाएगा। और सी ड्यू डेट को, ड्यू डेट क्या होगा, 4/4/20 सी बी के पास ले जाएगा, बी इसका पेमेंट कर देगा, और ये ट्रांजैक्शन बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने का और दैट इंडोर्स करने का और पेमेंट का, ये कंप्लीट हो जाएगा। यही इंडोर्समेंट ऑफ बिल। हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन की भाषा के अनुसार, वाई वॉज इंडेप्टेड टू एक्स of ₹4,000 on 1st January 2020. ठीक है। And sent his acceptance of a bill drawn by X payable 3 months after date. Y को Y कर्जदार है X का 4,000 का, और 1st जनवरी 2020 को वो एक अपना एक्सेप्टेंस भेजता है एक बिल के लिए, जो एक्स के द्वारा ड्रॉ किया गया है 3 महीने के लिए, उस दिन के 3 महीने के लिए। ठीक है।
तो इसकी एंट्री क्या क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ तो सेल परचेज नहीं हुआ है तो सेल परचेज की कोई बात ही नहीं है, तो सबसे पहले बिल की एंट्री करेंगे। अच्छा, बिल की एंट्री हमको किसके बुक में करनी है? तीनों के बुक में करनी है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। सॉल्यूशन हम लोगों ने लिखा, जर्नल लिखा। इन द बुक्स ऑफ एक्स ड्रॉर जो है, इन द बुक ऑफ वाई ड्रॉवी है, इन द बुक ऑफ जेड इंडोर्सी है। शुरू में हम लोगों ने समझा है इस को। सबसे पहले हम लोग ड्रॉर की बुक में क्या लिखेंगे? ड्रॉर बिल जब ड्रॉ करता है तो क्या करता है? बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करता है 4000 जो अमाउंट है, टू जो ड्रॉवी अकाउंट है उसका अकाउंट करता है 4000। तो वाई यहाँ ड्रॉवी है, टू ड्रॉवी अकाउंट। 1120 को ही एक्स वाई के बुक में क्या होगा? एक्स डेबिट 4000 टू बीपी अकाउंट, मतलब ड्रॉर का अकाउंट वो डेबिट करता है, ड्रॉवी और बीपी अकाउंट बिल्स पेबल अकाउंट को क्रेडिट करता है। 1120 को जेड के बुक में क्या एंट्री होगा? इसके बुक में कोई एंट्री नहीं, किसी कुछ भी पता नहीं है कौन किस पर बिल ड्रॉ कर रहा है। इसको तो पता तब होगा जब 4 फरवरी को एक्स इसको इंडोर्स करेगा जेड को। अब 4 to 20 को क्या हो रहा है? जेड इंडोर्स कर रहा है बिल को, ये यहाँ दिया हुआ है। एक्स इंडोर्स इट ऑन 4 फरवरी 2020 टू हिज क्रेडिटर जेड। इंडोर्समेंट की एंट्री करेंगे। जब इंडोर्समेंट की एंट्री करेंगे तो एक्स के पास जो एक बिल एसेट है वो ट्रांसफ़र कर रहा है किसको? जेड को। तो जेड के अकाउंट को डेबिट करेगा, क्योंकि जेड का अकाउंट उसके यहाँ ऑलरेडी क्रेडिट है, वो लायबल है पेमेंट के लिए, लायबिलिटी के रूप में वो क्रेडिट में जेड का बैलेंस भरा हुआ है, तो जेड के अकाउंट को डेबिट करेगा, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट जो एक एसेट है उसको क्रेडिट करेगा। वाई के बुक में, ड्रॉई के बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, इसलिए कि एक्स बिल के साथ क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है बिल रिसीवेबल के साथ। वाई को तो तब मतलब है जब बिल उसके पास पेमेंट के लिए ड्यू डेट को आएगा और वो उसका पेमेंट करेगा, तो ये कोई एंट्री नहीं करेगा। फिर 4 to 20 को क्या होता है? अब जेड को एक बिल मिल रहा है, जो एक्स उसका डेटर था पहले, वो जेड का वो अब नलीफाई हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा और नया एसेट इसके पास मिल जाएगा, बी आर अकाउंट डेबिट 4000 टू एक्स अकाउंट 4000। अब ड्यू डेट को क्या होगा? ड्यू डेट हमारा कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 मंथ्स का है तो हम जानते हैं 1 जनवरी 20 है, 1 अप्रैल 23 मंथ्स होगा और 3 डेज ऑफ ग्रेस के जोड़ते हैं तो 4 अप्रैल टू 20 हमारा ड्यू डेट होगा। एक्स के बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, क्यों? ऑलरेडी इसने बी आर जो इसके पास था वो इंडोर्स कर चुका है जेड को, तो इसके बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। अब एक्स के बुक में, वाई के बुक में क्या एंट्री होगी? वाई को जब अपना बिल्स पेबल अकाउंट पे करेगा तो बीपी अकाउंट को डेबिट करेगा, जो एक लायबिलिटी अकाउंट है उसको डेबिट करेगा। लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो डेबिट करते हैं टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा डिक्रीज कर रहा है तो टू बैंक अकाउंट करेगा 4000। क्लियर है? अब 4/4/20 को क्या होगा? ये बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा, क्योंकि एक एसेट आ रहा है, एसेट इंक्रीज कर रहा है और एक एसेट दूसरा एसेट डिक्रीज कर रहा है, तो वो उस एसेट को बी आर अकाउंट को क्रेडिट करेगा। क्लियर है? ये जनरल एंट्री होती है इंडोर्समेंट के समय। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इसमें क्या हो रहा है? इसमें बिल को जो ड्रॉवर है वो अपने पास होल्ड नहीं करके कलेक्शन के लिए भेज देता है बैंक के पास, तो इसलिए एक अलग एंट्री होती है। यहाँ पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके अनुसार उसको समझने की कोशिश करेंगे। ऑन 1 जनवरी 2020 ए सोल्ड गुड्स वर्थ ₹16,000 टू बी एंड ड्रू ए बिल ऑन बी एट 3 months। क्लियर है? B accepted the bill and returned it to A. Pass the journal entries in the books of A and B if A sent the bill to
द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन अप्रैल 1 को भेजता है। दिस बिल इज ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी, और इस बिल का पेमेंट मैच्योरिटी पर हो जाता है। इस केस में क्या होता है यहाँ देखते हैं। 112A एक व्यक्ति है जो बी पर 3 मंथ्स का बिल लिखता है। ये एक व्यक्ति है जो बी पर 3 मंथ्स का बिल लिखता है, ठीक है। ए इसको होल्ड करता है अप्रैल 1 तक, 1 अप्रैल तक होल्ड करता है। ड्यू डेट क्या होगा? ड्यू डेट होगा 4/4/20। ड्यू डेट। अब 1 अप्रैल 20 को ये भेज देता है इसको बैंक के पास, अपने बैंक के पास कि बैंक आप पैसा मेरी ओर से आप वसूल के मेरे अकाउंट में डाल देना। तो बस यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन या बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब क्या होगा? इस दिन 1 अप्रैल 20 को ए ने भेज दिया, वह के पास नहीं है। उसके बाद 4/4/20 को बैंक बी के पास ले जाएगा और बी बैंक को पेमेंट कर देगा और बैंक ए के अकाउंट में जमा कर देगा। इसी को हम लोग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन या बिल सेंट फॉर कलेक्शन कहते हैं। अब हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये ने गुड्स सोल्ड किया बी को, तो उसकी एंट्री करेंगे। जब बी को सोल्ड कर रहा है ए उधार माल, तो बी डेबिट करेंगे 16,000 से सेल्स अकाउंट 16,000 1120 को, फिर 1120 को परचेजेज अकाउंट डेबिट बी के बुक में करेंगे इन दी बुक्स ऑफ बी, और इन दी बुक्स ऑफ ए ड्रॉर का बुक है, ड्रॉई का बुक है। यहाँ हमने सॉल्यूशन लिखा, जर्नल लिखा। यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट 16,000 टू ए अकाउंट, क्योंकि ए यहाँ बी के लिए एक डेटर हो गया है। ये यहाँ एक ए यहाँ बी के लिए एक क्रेडिटर हो गया और बी यहाँ ए के लिए एक डेटर हो गया। क्लियर है? अब ड्रॉर क्या करता है कि 1120 को ही एक बिल लिखता है। तो बिल जब लिखता है ड्रॉर तो उसको बिल रिसीवेबल कहते हैं। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करते हैं 16,000 से टू बी अकाउंट। तो डेटर का अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है, ठीक है, 16,000। अब जो डेबिट हुआ था डेटर और क्रेडिट भी हो गया डेटर, तो ये कैंसिल हो गया। अब ड्रॉर के पास क्या एसेट रह गया? बी आर अकाउंट डेबिट। 1120 को जब बी ए का बिल एक्सेप्ट करेगा तो वो जो उसका क्रेडिटर ए है उसको डेबिट कर देगा, क्योंकि अब ए को उसको नहीं देना है, उसको क्या देना है? उसके बीपी के अगेंस्ट में जो पैसा हुआ है वो देना है। तो बीपी अकाउंट एक दूसरी लायबिलिटी उसकी हो गई 16,000, जिसमें इंक्रीज हुआ। लायबिलिटी के इंक्रीज को क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज को डेबिट करते हैं। ये फंडामेंटल रूल है जर्नल का, जर्नलाइजेशन का या डिविडेंड क्रेडिट का, जिसको हम लोगों ने जर्नल करते समय कई बार पढ़ा है। तो ये एंट्री हो गई। अब 1/4/20 मुख्य बात है ये डेट, दैट इज if A sent the bill to the bank for collection on April 1st। अब 1/4/20 को क्या करता है? ए बिल को बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेज देता है। तो अकाउंट खोलेंगे क्या? बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 16,000 टू बी आर अकाउंट। क्या भेज रहे हैं? बी आर अकाउंट को। अब बी आर यहाँ डेबिट हुआ एक एसेट पर, दूसरा वो एसेट यहाँ क्रेडिट भी हो गया। तो हमारे पास अब क्या रह गया? एक एसेट के रूप में बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट रह गया हमारे पास, मतलब ए के पास, ड्रॉर के पास। अब इस दिन बी अपने बुक में क्या एंट्री करेगा? बी जो ड्रॉवी है वो अपने बुक में कोई एंट्री नहीं करेगा। ए बिल को अपने पास रखे या बैंक को भेजे या इंडोर्स करे,
कुछ भी करे। ड्रॉई को तो कोई मतलब नहीं है उसे, ड्रॉई को मतलब तब है जब उसका पेमेंट का दिन आएगा और उसका पेमेंट वो करेगा। अब ड्यू डेट क्या है, यहाँ 1 जनवरी है, 3 मंथ्स 1 अप्रैल होगा। 1 अप्रैल में 3 डेज ग्रेस के जोड़ेंगे तो 4 अप्रैल होगा। 4/4/20 ड्यू डेट है। इस दिन क्या होगा, पैसा बैंक से आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट 16,000 ड्रॉर के पास, 2 बिल्स सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। अब बियर अकाउंट यहाँ नहीं होगा, ये नया एसेट अकाउंट जो खुल गया है वो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये भी और ये भी कैंसिल हो गया, ये बी आर और ये बी आर कैंसिल। अब इसमें भी क्रेडिट ए और डेबिट ए कैंसिल हो गया और यहाँ डेबिट बीपी एंड क्रेडिट बीपी कैंसिल हो गया पेमेंट के दिन। और एंट्री हो गई बीपी अकाउंट डेबिट 16,000 टू बैंक अकाउंट। जब पेमेंट करते हैं तो लायबिलिटी जब डिक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं और इंक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं। उसी तरह एसेट जब डिक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं, इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं। तो यहाँ टू बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। ये सब हम लोग जर्नल के समय ही पढ़े हुए हैं। इस तरह बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री होती है। एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं जल्दी से, डिजॉनर एंड रिन्यूअल ऑफ बिल। डिजॉनर एंड रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होगा, इसको हम लोग समझ लेते हैं। सपोज एक व्यक्ति है, ये एक बिल लिखता है बी पर, है ना। क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 17। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 17। ऑन 1 जनवरी 2020 P purchased goods worth ₹6,000 from you. P accepted a 3 months bill for ₹6,000. ठीक है। ऑन द ड्यू डेट इट वाज डिजॉनर्ड। ड्यू डेट में डिजॉनर्ड हो जाता है। नोटिंग चार्जेज पेड बाई क्यू ₹50,000 On April 4, 2020, P requested Q for renewal of the bill for another 2 months, for which Q agreed, provided that interest was paid at the rate of 12% per annum in cash. Make journal entry of this transaction in the books of X and Y, P and Q. ठीक है, क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया और समझ लिया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं डिजॉनर रिन्यूअल ऑफ बिल क्या है। अब सपोज एक व्यक्ति है, बी एक भी दूसरा व्यक्ति है। ए ने 3 मंथ्स का बिल लिखा बी पर। अब इसका ड्यू डेट क्या होगा, 1/1/20 को लिखता है तो ड्यू डेट होगा 4/4/20। अब जब ए 4/4/20 को बी को कहता है कि बिल का पेमेंट आप कर दीजिए, तो बी कहता है कि नहीं, मैं पेमेंट नहीं कर पाऊँगा। अब ये क्या करता है, ए इतने से संतुष्ट नहीं होता है। ये क्या करता है, ये जाता है एक सरकारी अथॉरिटी के पास, नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी पब्लिक क्या होता है, एक गवर्नमेंट अथॉरिटी होता है। ये क्या करता है, ये बिल लेके बी के पास जाता है और बी को कहता है कि आप इस बिल का क्यों पेमेंट नहीं कर रहे हैं। बी कहता है पैसा मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं पेमेंट करने के लायक अभी नहीं है मेरे पास पैसा, इसलिए पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। ये कहता है कि ये हमको आप लिख के दे दीजिए। बी लिख के दे देता है नोटरी पब्लिक को। अब नोटरी पब्लिक ने जो ये काम किया, इसके लिए वो ए से कुछ चार्ज लेगा।
उसको हम लोग कहते हैं नोटिंग चार्जेज। अब नोटिंग चार्जेज पेमेंट तो कौन करेगा? पेमेंट ए करेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये लेगा किससे? ये लेगा बी से। चूँकि नोटिंग चार्जेज इसको पेमेंट करना पड़ रहा है इसलिए कि बी ने पैसा टाइम पर नहीं दिया। बी अगर पैसा टाइम पर दे देता तो ये सब होता ही नहीं। तो ये तो हो गया डिजॉनर की बात। अब इसके बाद अगर रिन्यूअल क्या होता है, डिजॉनर और रिन्यूअल, इसमें दोनों चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। रिन्यूअल क्या होता है? अब भी इसी तारीख को कहता है 4/4/20 को कि ऐसा कीजिए कि पैसा तो अभी हमारे पास नहीं है, मैं आपको आप एक और बिल हमारे पास लिख दीजिए और 2 महीने का या 3 महीने का, और इसका इंटरेस्ट 3 महीने का मैं एक अमाउंट कमिट करता है या कोई रेट होता है, इस रेट से आपको दे दूंगा, कैश दे दूंगा या बिल के साथ आप इंक्लूड कर लीजिए, बिल के साथ दे दूंगा। और अगर ए एग्री होता है तो फिर दूसरा बिल लिख देता है। इसी को कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल इसलिए कहा जाता है कि एक बिल जो लिखा गया था वो डिजॉनर हो गया, कैंसिल हो गया, उसके बाद एक दूसरा बिल फिर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया सेम व्यक्ति के द्वारा, ए के द्वारा, और ड्रॉवी सेम के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। तो इसको रिन्यूअल ऑफ बिल कहते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं? पहले डिजॉनर की एंट्री करते हैं जो ड्रॉर है उसके बुक में और ड्रॉवी के बुक में। फिर इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट करना है तो, या नोटिंग चार्जेज वगैरह कैश में पेमेंट हो रहा है तो उसकी एंट्री करनी है। फिर नया बिल जो ड्रॉ होता है उसकी एंट्री करनी है। फिर नए बिल का जो रिन्यूड जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसका पेमेंट होता है, उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। ये सारी एंट्रीज इसमें करनी पड़ती है। तो हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख ही लिया है, अब इसकी एंट्रीज करना शुरू करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2020 पी परचेज गुड्स वर्थ ₹6,000 फ्रॉम क्यू। पी ने क्यू से गुड्स परचेज किया 6,000 का, और पी एक्सेप्टेड है, पी ने ही एक्सेप्ट किया, मतलब पी यहाँ ड्रॉवी है और क्यू ड्रॉवर है। तो हम लोग को ड्रॉवी और ड्रॉर के बुक में एंट्री करनी है। सॉल्यूशन और जर्नल इन द बुक्स ऑफ क्यू ड्रॉर है, इन द बुक ऑफ पी ड्रॉवी है। पहले सेल्स की एंट्री करेंगे 1/1/20 को, तो पी अकाउंट डेबिट करेंगे 6,000 टू सेल्स अकाउंट, जैसा सेल के समय उधार सेल के लिए हम लोग करते हैं। जो परचेजर है ड्रॉवी है पी, उसके बुक में करेंगे 1/1/20 को परचेजेज अकाउंट डेबिट 6,000 टू क्यू अकाउंट। ये हमारा जो पी है, पी के लिए क्यू एक क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया, और पी क्यू के लिए एक डेटर हो गया। अब इसी दिन को क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी एक्सेप्ट 3 months बिल फॉर ₹6,000। ठीक है, पी एक एक्सेप्ट करता है, मतलब क्यू लिखता है तो पहले पी की ही एक्सेप्टेंस का ही एंट्री कर लें 1/1/20 को। क्यू डेबिट 6,000, जो क्रेडिटर है उसके अकाउंट को डेबिट करेगा पी, और टू बीपी अकाउंट दूसरा क्रेडिटर क्रिएट कर देगा 6,000 का। और जो ड्रॉर है क्यू है वो क्या करेगा? वो बीआर अकाउंट को डेबिट करेगा, और जो अपना डेटर अकाउंट है पी उसको क्रिएट कर देगा, एक नए एसेट क्रिएट कर लेगा, और दूसरा जो एसेट डेटर था उसको पी उसको क्रेडिट कर देगा। ये जब बिल लिखा गया उसके लिए एंट्री। अब हम लोग क्या होता है नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑन द ड्यू डेट इट वाज डिजॉनर। अब डिजॉनर की एंट्री करेंगे। डिजॉनर में क्या हो रहा है हम लोगों ने अभी समझा है। डिजॉनर में क्या हुआ है कि नोटरी पब्लिक भी इन्वॉल्व हुआ है, नोटिंग चार्जेज लिया है। तो अब
ये अभी जो Q है यहाँ और यहाँ P है, तो ये Q क्या है, P से जो नोटिंग चार्ज है वो पैसा भी वसूल करेगा। तो अभी ये क्या करेगा, अभी जब नोटिंग चार्जेस वसूल करता है तो कैसे क्या एंट्री करती है, सबसे पहले P का अकाउंट डेबिट करेंगे, ये अमाउंट नहीं लिखेंगे। किस डेट को, 4/4/20 को, जो ड्यू डेट हमारा है 4/4/20। कैसे निकाला, 3 मंथ्स प्लस किया तो 1/4/20 हुआ, 3 डेज और प्लस किया तो 4/4/20 हुआ। तो P का अकाउंट डेबिट करेंगे, अमाउंट हम नहीं लिखेंगे। BR अकाउंट, BR हम जानते हैं कितने का है, 6000 का, तो BR अकाउंट 6000 लिख देंगे। अब नोटरी जो पब्लिक है, नोटिंग चार्जेज पेड बाय Q ₹50,000, तो ये पे कर रहा है, कैश कौन पे कर रहा है, Q पे कर रहा है, तो टू कैश अकाउंट भी 50 लिखेंगे। अब ये दोनों अमाउंट P से लिया जाएगा, इसलिए अमाउंट हो जाएगा 6000। 50 से P को डेबिट करेंगे, टू BR अकाउंट 6000, टू कैश 50। अब 4/4/20 को ये P क्या एंट्री करेगा अपने बुक में, ड्रॉई जो है वो BP का पेमेंट नहीं कर रहा है, तो फिर नया लायबिलिटी BP का खड़ा हो रहा है 6000 टू नोटिंग चार्जेज अकाउंट, जो नोटिंग चार्जेज उसके बिल नहीं देने के कारण लगा है और नोटरी पब्लिक ने लिया है, टू Q अकाउंट, और Q का अकाउंट चूँकि BP ख़त्म हो गया, फिर Q के लिए लायबल हो गया P। कितने से, ये दोनों अमाउंट से, 6050 6050 से, तो 6050 हो गया। अब 4/4/20 को क्या हो रहा है, इस दिन कह रहा है P कि हम इंटरेस्ट जो है दो, एक और नया बिल आप लिख दीजिए हम पर। On April 1st, 2020, P requested Q for renewal of the bill for another 2 months, for which Q agreed. Q agree हो जाता है, provided that, लेकिन इसमें क्या है, interest was paid at the rate of 12% per annum in cash. इंटरेस्ट हम पे कर देंगे, 2 मंथ्स का लिखना है तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट 12% के रेट से हम आपको कैश में पेमेंट कर देंगे। अब इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होगा, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल पैसा आप P के पास कितना बाकी है Q का, 6050 इंटू 12/100 12% के रेट से, इंटू 2/12 2 मंथ्स के लिए। ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद ₹121 आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 121 से, टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट करेंगे 121 से, इसलिए कि Q के लिए एक इनकम है इंटरेस्ट। अब जब ये पेमेंट करेगा P तो क्या करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट इसके लिए एक्सपेंस है तो ये डेबिट करेगा 121, टू कैश अकाउंट 121। अब 4/4/20 को ही Q एक अब नया बिल लिखेगा, कितने का लिखेगा, 6050 इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज। तो BR अकाउंट डेबिट करेगा 6050 से, टू P अकाउंट 6050। P अपने बुक में क्या लिखेगा, Q डेबिट 6050, क्योंकि उसको Q को कितना देना था 6050, टू BP अकाउंट को 6050 से क्रेडिट करेगा। नए लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है लायबिलिटी में और डिक्रीज कर रहा है एक एसेट में, डिक्रीज कर रहा है एक लायबिलिटी में, तो ये डेबिट हो जाएगा, और एक दूसरी लायबिलिटी में इंक्रीज कर रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। फिर जब पेमेंट करेगा, पेमेंट अब ड्यू डेट क्या होगा, 4/4/20 है। अब 3 डेज आपका ये 4/4/20 और 4/5/20 होगा 1 मंथ, और 3 डेज और जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 और 3 7 7/6/20 होगा आपका 2 मंथ। तो 7/6/20 2 मंथ्स के बाद बैंक अकाउंट डेबिट करेगा Q, इसलिए कि उसको पैसा मिल रहा है, टू BR अकाउंट क्रेडिट करेगा 6050 से। एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा एसेट, एक एसेट बढ़ रहा है और दूसरा एसेट घट रहा है।
यहाँ बीपी अकाउंट डेबिट करेगा, पी 6050 से टू बैंक अकाउंट। एक लायबिलिटी घट रहा है उसको डेबिट करेगा, और कैश घट रहा है उसको क्रेडिट करेगा। ठीक है, इस तरह हम लोग डिजॉनर एंड रिन्यूअल ऑफ बिल का की एंट्री करते हैं। अगर सिर्फ डिजॉनर की एंट्री करनी है तो 4420 तक जो एंट्री है यहाँ तक ही एंट्री होगी। अगर ये सब चीज़ें क्वेश्चन में, डिजॉनर के बाद की चीज़ें क्वेश्चन में नहीं दी गई हो, अगर सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन ऑन द ड्यू डेट इट वाज डिजॉनर्ड, यही है। लेकिन डिजॉनर में ये इन्फॉर्मेशन भी होगा, नोटिंग चार्जेज पेड बाई क्यू रुपीज़ इतना, यहाँ तक एंट्री इन्फॉर्मेशन होगा और फिर ये इन्फॉर्मेशन होगा। तो ऐसी स्थिति में जो नेक्स्ट ये एंट्री है इन सबको नहीं करना होगा क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन इसमें इन्फॉर्मेशन है, डिजॉनर बियर और न्यूअल बियर, ये सारी एंट्रीज करनी होगी। जो उम्मीद है कि आपको ये समझ में अच्छी तरह आया होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं जिनको अगले क्लास में हम लोग कर लेंगे। थैंक यू, सी यू अगेन।